हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मूल विधि की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो कि भारत की सबसे नई नवेली चीज है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में और अदर एग्जाम में भी इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। इसके पहले मूल विधि में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि ये संहिता अप्लाई नहीं हो पाई थी। आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, मूल विधि को। तो मूल विधि की बात जब हम करें तो यहाँ देखते हैं कि इसको भारतीय न्याय संहिता अगर हम कहें तो भारतीय न्याय संहिता का मतलब है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में संहिताएं लागू की जा रही हैं, नई नई संहिताएं लागू है। जो भारत और भारतीय शब्द एक राजनीतिक शब्द है, और इसका मतलब ये हो जाता है कि ये भारत में रहने वाले सभी लोगों पे लागू होगा। अब कहां कहां पर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों से हमने छूट लेने की कोशिश की है, कहां हमने बदलने की कोशिश की है, इसको हम देखते हैं। तो पहले आपको समझना है कि ये विधेयक जो है 25 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति के समक्ष लाया गया था। उसके बाद ये सब उससे जुड़े हुए कानून बन गए। तो सबसे पहले जो है ये भारतीय दंड संहिता जो 1860 थी। अब भारतीय दंड संहिता को अगर आप इंग्लिश में देखें, जिसको कहते थे इंडियन पैनल कोड, आपने मूवीज में अक्सर देखा होगा, पिक्चरों में देखा कि माय मिलॉर्ड कहते हैं कि भाई इंडियन पैनल कोड आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860 को चेंज करके कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया, क्योंकि बड़े बड़े अमेंडमेंट 2023 में हुए। फिर हम लोग बात करते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्या होती है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, यानी अगर कोई केस न्यायालय के समक्ष आता है तो उसके लिए क्या प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए, वो 1973 का जो एक्ट था वो बन गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, बार बार इसको नोट करते रहिएगा, क्रॉस मैच कराने को आएगा। फिर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जो कि बन गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी जब इंडियन एविडेंस एक्ट 1873 को कन्वर्ट कर दिया गया तो ये 2023। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके कई सारे रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि जिस समय ये कानून बनाए गए थे उस समय की पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, टेक्निकल कई सारी सिचुएशन अलग थी। क्योंकि कोई भी जो कानून है लंबी चली आ रही प्रक्रिया का, एक प्रोसीजर का परिणाम होता है, इसलिए उसको तुरंत बदलना जो है उतना आवश्यक या आसान नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे चेंजेस इन सब में किए गए, जिसकी वजह से इसको अपनाना हमारे लिए अनिवार्य हो गया। तो हम लोग भारतीय न्याय संहिता में अगर देखें तो क्या चेंजेस हुए हैं ये भी जानना जरूरी है। तो भारतीय न्याय संहिता में कितने चेंज लाए गए। भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या जो है वो क्या हो गई, पहले धाराओं की संख्या 511 से हटा करके कितनी कर गई है, 358 कर दी गई है। यानी पहले जो धाराएं होती थी 511 धाराएं होती थी, इसको आप नोट करते चलिए। 511 धाराएं जो थी इनको हटा दिया गया, इनको कम कर दिया गया। इनको कम करके जो है कितना कर दिया गया है, अगर कम कर दें, कम करके कर दिया गया है 358, यानी 358 जो धाराएं हैं। तो धाराएं जो हैं वो 358 हो चुकी 511 से हटा करके। और अगर हम लोग इसमें और क्या जोड़ सकते हैं, नए धाराओं में किन चीजों को जोड़ा गया है, यानी जो नए धाराएं लाई गई हैं, नई धाराएं हैं, नई धाराओं में किन चीजों को, शब्दों को, सब्जेक्टों को जोड़ा गया रहा है, नई धाराओं को समझना है। तो नई धाराओं में जोड़ा गया है, सबसे पहले क्या जोड़ा गया है, नई धाराओं में जोड़ा गया है आतंकवाद। ये नई धाराओं में शब्द जो जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं कौन कौन से, आतंकवाद, संगठित अपराध, क्यों जोड़े गए हैं, आतंकवाद ये शब्द जो है जुड़ा है, और संगठित अपराध जुड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक की है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है अपराध रोकने की बात भी कही गई है। तो आतंकवाद के साथ संगठित अपराध, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जुड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो यूपीआई है, आप देखते हैं उसका गलत उपयोग करवा दिया जाता है, व्हाट्सएप, फेसबुक पे गलत उपयोग हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और साइबर अपराध, इस पे कैसे लगाम लगेगी, इसकी बात कही गई है, साइबर अपराध की बात कही गई है। तो आप सब लोग जो है
इस चीज को यहां पे नोट करते चलें। अब भाषा और प्रावधान की बात करें कि भाषा क्या होगी, प्रावधान क्या है, तो बीएनएस यानी भारतीय, अब हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय न्याय संहिता टू की धारा 2 का 39, इसमें क्या बोला गया है, इसमें जोड़ा गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अगर आपको याद हो, सूचना प्रौद्योगिकी नियम कब बना था, 2002 में बना था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के तहत सभी तकनीकी और डिजिटल, अब तकनीकी में कौन कौन से आ जाएंगे भैया, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई फोन कर दे आपको, कोई आपको मैसेज भेज दे, एसएमएस भेज दे, डिजिटल तरीके से भी अगर इस तरीके से कोई फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, उन शब्दों और अपराधों की परिभाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी वो जो शब्द हैं और परिभाषाएं हैं इसमें शामिल की गई हैं, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपने नोट कर लिया, इसको नोट करते चलिए। ये नोट अगर आप करते चल रहे हैं तो आपके बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर होते रहेंगे। अब हम लोग फिर से बात करें, इसके अलावा क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अब वैधानिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये बीएनएस धारा 2 की 8 बोल रही है। यानी अगर धारा 2(8) की बात करें, ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को फोन पे धमकी दे दी, व्हाट्सएप पे धमकी दे दी, कोई आपने चित्र बना के व्यंग्यात्मक भेज दिया या किसी ऐसी आपत्तिजनक चित्र को भेज दिया, तो आपके खिलाफ केस हो सकता है या भेजने वाले के खिलाफ जो है वो केस हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, यानी ये सारे जो सूचनाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स। आपकी आवाज भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मानी जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स को अब क्या माना जाएगा, वैधानिक दस्तावेज माना जाएगा। यानी ये भी एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हो सकेंगे। वैधानिक दस्तावेज यानी जैसे पेपर को आप दस्तावेज मानते थे, वैसे ये भी एक प्रकार का दस्तावेज जो है वो हो जाएंगे। अब आपको ये समझना है कि इन चीजों को होते हुए हम किन और चीजों पे बढ़ेंगे। तो साइबर धोखाधड़ी या अपराध के लिए कितना जुर्माना होगा, कितना कारावास होगा, ये भी समझना है। तो अगर कोई व्यक्ति साइबर अपराध करता है, आपको जानना बहुत जरूरी है, साइबर अपराध करता है, क्या करता है, साइबर अपराध कर रहा है, साइबर अपराध, ये अगर ये साइबर अपराध करता है तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए क्या है, सजा की बात कही गई। वो कितनी है, 3 वर्ष से 7 वर्ष, ये जो है सजा है, कारावास हो सकता है, और इसके साथ ही साथ आपके या भेजने वाले के ऊपर जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जानना है। किसी की निजता में अगर आप अवैध प्रवेश करते हैं बिना उसकी अनुमति के, तो उसके लिए अधिकतम क्या है, सजा 5 वर्ष की सजा है। किसके लिए, निजता में अवैध प्रवेश के लिए। आपने कहीं पे हैक कर लिया, निजता में अवैध प्रवेश, या आपने कहीं किसी सीसीटीवी लगा करके फोटो खींच ली, या कोई उसकी अनुमति के बिना आपने कोई ऐसा काम किया है, तो ये क्या है, इसमें जो है निजता में अवैध प्रवेश के लिए क्या चीज कही गई है, इसके लिए अधिकतम 5 वर्ष की सजा की बात कही गई है। तो अब आप समझ लीजिए कि कितने बड़े केस इसमें आ सकते हैं। तो ये 2 चीजें आप इसको नोट करते हुए चल सकते हैं। अब यह दंड उन मामलों में लागू होगा जहां जेल भेजने के बजाय सुधारात्मक उपाय जो हैं वो अधिक प्रभावी हों। अब हम लैंगिक तटस्थता और समावेशी शब्दों के उनकी भाषा के प्रयोग की बात करते हैं। लैंगिक तटस्थता और समावेशी भाषा। तो लैंगिक का मतलब आप जानते ही, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लैंगिक तटस्थता यानी इसमें जो है जेंडर बायसनेस नहीं होगी।
सबसे पहली बात यह है कि कोई भी जो केस है वो जेंडर बायसनेस के अंतर्गत नहीं आएगा, इसको न्यूट्रल रूप से देखना पड़ेगा। और समावेशी भाषा का प्रयोग, समावेशी भाषा का प्रयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। समावेशी भाषा, ऐसी कंडीशन में इसमें क्या क्या चीजें लागू होंगी। बीएनएस धारा 2 की 10 यानी 2 की 10 क्या बोलती है, अभी आपने पढ़ा था 2 का 8 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए। अब हम 2 की 10 की बात करें तो क्या बोल रहे हैं कि लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। सबसे पहली बात क्या है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। ट्रांसजेंडर लिंग की परिभाषा में इनको भी शामिल किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात किसमें कही गई है, 2 का 10 यानी जो 2 का 10 है इसमें ये बात कह दी गई है। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, इसको पूरी तरीके से समझने की जरूरत है। फिर हम लोग बात करें, फिर हम लोग बात करते हैं यहां पे कि कैसे हम इसको, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर आगे और क्या क्या कहा गया। सामूहिक बलात्कार की आयु सीमा 16 से बढ़ा के 18 कर दी गई है। ये सबसे जो अलग चीज की बात हो रही है कि सामूहिक जो बलात्कार की सीमा है, यानी सामूहिक बलात्कार की सीमा जो है वो क्या है, ये 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये कर दी गई है 18। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, यहां पर 16 से बढ़ाकर के 18 कर दी गई है। इसके अलावा ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, लेकिन भारतीय जगत में इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। फिर बात करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में महत्वपूर्ण धाराओं की व्याख्या कहां दी गई है, किस जगह पे हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण व्याख्याओं की। अगर महत्वपूर्ण व्याख्याएं जो हैं वो कहां पर हैं, महत्वपूर्ण व्याख्या, महत्वपूर्ण व्याख्या की बात करें तो ये कहां पर दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा। तो संहिता के प्रावधानों में अपराधियों को कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, ठीक है, मौत दी जा सकती है, आजीवन कारावास दिया जा सकता है, ये सारी चीजें इसमें दी जा सकती हैं। इस चीज को कहां समझना है, धारा 4, कहां समझना है, धारा 4। धारा 4 में बताया गया है क्या, पनिशमेंट यानी दंड की बात कही गई, दंड की बात कही गई। और वो किस किस प्रकार का दंड हो सकता है इसको समझना है। अगर हम अपराधों को देखते हैं तो पहला क्या है, पहला है मौत, मौत, और दूसरा क्या है, आजीवन कारावास। क्या है, आजीवन कारावास, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब कारावास 2 प्रकार का होता है, कठिन श्रम के साथ और सरल। कैसा होता है, कठिन श्रम के साथ होता है और सरल होता है। ये कठिन श्रम के साथ है, सरल है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये तो आपका 1-2 हो गया। इसके तीसरा और क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है संपत्ति की जब्ती, यानी संपत्ति जो है वो जब्त की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो पुराने कानूनों की तरह है। ऐसा है जब कोई भी अपराध जो है समाज में पूरी तरह खत्म नहीं हो पाता है, पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाता है, दंड के बावजूद समाप्त नहीं हो पा जाता है, तो उसको जड़ से उखाड़ने के लिए इस प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं। पूर्व काल में, मध्यकाल में या एंशिएंट टाइम में इसको आपने सुना होगा, लौह एवं रक्त की नीति एक होती थी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी होती थी। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी भी क्या होती थी, वो भी लगभग इसी प्रकार की होती थी। फिर हम लोग संपत्ति जब्त के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वो क्या देखते हैं, जुर्माना, यानी और कौन सी सजा दी जा सकती है, तो वो हो जाएगा जुर्माना। जुर्माना इसलिए दिया जाता है कि बहुत सारे ऐसे आर्थिक प्रतिबंध जो होते हैं वो आदमी को
आर्थिक प्रतिबंध दंड ना करने के लिए एक प्रकार से दुष्प्रेरणा का काम करते हैं। जैसे आप देखिए, भारत किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दे कि ये इसकी आर्थिक गतिविधियां बैन हो जाती हैं, आतंकवाद की आर्थिक गतिविधियां बैन करनी हो, व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियां बैन करनी हो, तो उससे जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो कम हो जाती हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है आप समझिए, इसका कॉन्सेप्ट भी कहां से आया था? ये कॉन्सेप्ट जो है भारत में हमारे जो चाणक्य साहब थे, कौटिल्य साहब थे, उन्होंने दिया था बहुत पहले। और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में एक और नाम बहुत प्रसिद्ध है जिसको बोलते हैं मैकियावेली। क्या बोलते हैं? मैकियावेली। इनके समय से ये काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने भी इस बारे में ये बात कही थी। फिर हम लोग बात क्या करते हैं? फिर हम लोग बात करते हैं कि सामुदायिक जो सेवा है वो भी कराई जा सकती है, कम्युनिटी सर्विस भी कराई जा सकती है। अगर कोई ऐसा चीज है तो सामुदायिक सेवा भी कराई जा सकती कि जाइए भैया, आप झाड़ू लगाइए, आप अनाथालय में सेवा करिए, आप जो है कहीं पर भी जाकर के श्रम करिए। ये सब चीजें जो है ये इस पे निर्भर हो सकती है। अब दंड की अवधि को अगर हम देखें तो अंशों की गणना करते समय कहां पे ध्यान रखेंगे? दंड की अवधि में अंशों की गणना अगर करते समय किन चीजों का प्रावधान रखेंगे? अंशों की गणना करने का मतलब है कि उसको 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य माना जाए। ठीक है, किसके समतुल्य माना जाए? 20 वर्षों के समतुल्य मान लिया जाए। तो अंशों की बात करें तो अंशों की क्या बात करें? कारावास देते समय जो है काहे की बात करनी है? अंशों की बात करनी है। अंश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अंश जो है वो कितने प्रकार का होना चाहिए। 20 प्रकार का हो, 20 साल का हो, 10 साल का हो। तो दंड की अवधि जो है क्या होगी? दंड में अंशों का प्रयोग होगा। अंशों का प्रयोग, अंशों का प्रयोग होगा ये, यानी कि इसको किसके समतुल्य माना जाएगा? आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य माना जाएगा। यानी जो आजीवन कारावास होगा, आजीवन कारावास तो कितने वर्ष का माना जाएगा? वो 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा। 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा। यह अंशों की गणना होगी। अब इसी में धारा 7 क्या बोलती है इसको समझना है। ये तो आप जब पढ़ते रहते हैं तो आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस होती है। इसीलिए जब आप एसआई बनते हैं, अब एडवोकेट बनते हैं, तो वहां पर इनकी रेगुलर प्रैक्टिस से ये चीजें आपकी क्लियर होती चलती। अब हम लोग बात करते हैं कि धारा 7 क्या बोलती है। धारा 7, धारा 7 क्या बोलती है? ये आप धाराओं को पढ़ते रहिए। इसमें क्या है? दंड के प्रकार के बारे में बताया गया है कि पनिशमेंट का टाइप क्या होगा। दंड के प्रकार की बात कही गई है कि दंड का प्रकार कैसा होगा। तो दंड के प्रकार को अगर आप देखें तो पहले हाथी से कुचलवा देना, फेंक देना, ये सब काम होता था। लेकिन अब उस प्रकार की दंड नहीं दिए जाते। अब क्या है? जुर्माना ना बढ़ाने देने पर कारावास की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर जुर्माना ना दिया गया, जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कारावास की अवधि जो है वो क्या है? वो बढ़ाई जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? क्योंकि भैया उतने पैसे के बराबर जो है आगे पनिशमेंट आपका किसी का भी बढ़ जाता है। अब क्या है? 5,000 रुपए से कम जुर्माना होने पर कारावास अधिकतम 2 माह हो सकता है। अगर ये कारावास जुर्माना जो है 5,000 से कम है तो क्या होगा? तो जो अवधि है कारावास की वो अधिकतम 2 माह हो सकती है। 2 माह अधिकतम हो सकती है। लेकिन अगर यही जुर्माना 10,000 रुपए हो गया है तो ये 4 माह हो जाएगी। यानी अगर ये 10,000 है, 10,000 से कम है, तो ये अवधि जो है कितनी हो जाएगी? 4 माह हो जाएगी। ये देखिए, ये सारा का सारा आप पढ़ कहां रहे हैं? आर्टिकल, ये सेक्शन 7 में पढ़ रहे हैं।
अन्य मामलों में यह अवधि क्या हो सकती, 1 वर्ष हो सकती है। अन्य मामलों में ये अवधि क्या हो जाएगी, ये 1 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? तो ये धारा 7, आप अगर आप इसको देख रहे हैं तो धारा 7 को इस तरीके से देखते चलिए। फिर धारा 11 क्या बोलती है, एकांत कारावास की बात की। एकांत कारावास आपने कई बार सुना होगा कि एकांत कारावास क्या होता है। तो धारा 11 में, सेक्शन 11 में, धारा 11 में किसकी बात कही गई है, एकांत कारावास की बात कही गई है। एकांत कारावास की बात कही गई है। काय की बात कही गई है, एकांत कारावास। एकांत कारावास का मतलब होता है कि किसी भी कैदी को तन्हाई में छोड़ देना, उसको अकेला कर देना, कि वो किसी के साथ वहां पर ना रहे। ये जो है, इसको सामान्य शब्दों में तन्हाई भी बोला जाता है, जिसमें जेल में किसी एक व्यक्ति को तन्हा कर दिया जाता है, अकेला कर दिया जाता है। तो ये उन मामलों में उस मामलों से संबंधित होती जहां अपराधी को कठोर कारावास की सजा दी जाती। कहां दी जाती है, जहां अपराधी को कठोर अपराध की सजा दी गई है, कठोर अपराध की सजा दी गई है, वहां पर एकांत कारावास का जिक्र किया गया है। किसमें, सेक्शन 11 में किया गया है। इसमें न्यायालय आदेश दे सकता है कि अपराधी को एकांत कारावास में रखा जाए। इसके लिए एक अधिकतम सीमा है जो कारावास की अवधि पर निर्भर करती है। यानी जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम सीमा, इसको समझना बहुत जरूरी है। अधिकतम सीमा वो किस पर निर्भर करती है, वो कारावास की अवधि पर निर्भर करती है। कारावास की अवधि क्या होगी, कारावास की अवधि पर निर्भर करती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कारावास की अवधि पर निर्भर करती है। अब इसके मुख्य प्रावधान किस प्रकार से हैं। मुख्य प्रावधान की बात करें, मेन प्रोविजन किस प्रकार से हैं। मुख्य प्रावधान तो 6 माह से कम अगर अवधि है तो एकांत कारावास की अवधि 1 माह से अधिक नहीं हो सकती। अगर 6 माह का कारावास है तो एकांत अवधि जो है कितनी हो जाएगी, वो 1 माह से अधिक नहीं हो पाएगी। मतलब किसी को भी तन्हाई में 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता, अगर उसको 6 माह जो है उसकी कारावास का जो है दंड दिया गया है। लेकिन अगर यही 6 माह से 1 वर्ष की अवधि है, यानी 6 से लेकर के 1 माह और ये वर्ष की अवधि है, तब क्या होगा, तब एकांत कारावास की अवधि जो है वो क्या हो जाएगी, 2 माह हो जाएगी। यानी 2 माह से अधिक का एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता अगर कारावास जो है 6 माह से 1 वर्ष का होता है। अब यही अगर 1 वर्ष से अधिक हो जाता है, यानी एक वर्ष से अधिक वाले मामले हैं, उसमें क्या हो जाएगा, एकांत कारावास की अवधि जो है वो 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। तो ये जो है सेक्शन 11 यहां पे डिफाइन हो जाता है। अब अगर आप सेक्शन 11 को डिफाइन करेंगे तो सेक्शन 11 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे धारा 20 की बात करते हैं, धारा 20 की बात करते हैं। धारा 20 मेन प्रोविजन में धारा 20। अभी हम लोग इसको सीरीज वाइज भी पढ़ेंगे, अभी तो अलग अलग मुख्य उसमें पढ़ रहे हैं, फिर सीरीज वाइज भी पढ़ेंगे, 1 2 3 के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे, PYQs के फॉर्म में पढ़ेंगे, हर फॉर्म में पढ़ेंगे जब तक ये आपको याद नहीं हो जाती। अब धारा 20 क्या बोलता है, धारा 20 बोलता है कि 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। यानी 7 वर्ष से, अगर कोई 7 वर्ष से कम का बच्चा है, 7 वर्ष से कम का बच्चा है, ठीक है, वो कोई भी उससे अपराध हो जाता है तो कोई भी अपराध जो है वो क्या है, वो अपराध नहीं माना जाएगा, यानी वो अपराध नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए। ये फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ये तो धारा 20 हो गई। अब धारा 21 क्या बोलती है, धारा 21 बोलती है कि 7 वर्ष से अगर अधिक
और 12 वर्ष से कम आयु का कोई अपरिपक्व बालक है तो उसके द्वारा कार्य अपराध नहीं होगा। यानी 7 से 12 के बीच में जो कोई अपरिपक्व है, ये शब्द जोड़ा गया है, अपरिपक्व, तो वो जो है कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। वो क्या कार्य अपराध नहीं होगा, ये आप समझिए। ये कितनी बड़ी चीज है, आप मूवीज में अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको सामने पढ़ने को मिल रही। फिर हम सेक्शन किसकी बात करते हैं, 34 की बात करते हैं। सेक्शन 34 कहता है कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। यानी निजी प्रतिरक्षा जो है, निजी प्रतिरक्षा जो है वो क्या है, वो अपराध नहीं है। राइट, ये यानी आपने देखा होगा, आप या कोई व्यक्ति मूवीज में आप देखते हैं कि अपने सिक्योरिटी में, अपने प्रोटेक्शन में अगर उससे कोई अपराध हो जाता है अपने आप को बचाने के लिए, या कोई कार्य हो जाता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये जो है इतनी सारी धाराएं यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम लोग फिर से कल मिलेंगे, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और कल मिलकर के इसके आगे के सेक्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।